हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आपको पिछली टर्न पे बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में हम पढ़ेंगे गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। Electrostatic energy of a uniformly charged sphere, या हम कह सकते हैं energy required to build a uniformly charged sphere. Classical radius of electron and atomic and molecular dipoles, परमाणविक और आणविक द्विध्रुव। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। समावेशित गोले को या गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। मान लीजिए कि एक स्फीयर है आर रेडियस का, एक स्फीयर है आर रेडियस का। इधर देखिए आप, ये स्फीयर आर रेडियस का है, कैपिटल आर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, समान रूप से किसी चार्ज क्यू के द्वारा समावेशित है। क्यू चार्ज आपका इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ये देखिए आपका ये आ गया क्यू चार्ज यहाँ पर, और आर रेडियस का ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। यदि इसकी आवेश घनत्व, इस गोले का आवेश घनत्व क्या है? रो है। और आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश अपॉन आयतन। इस गोले को हमने क्यू आवेश से आवेशित किया है, तो रो बराबर क्या हो गया? क्यू अपॉन गोले का आयतन। तो गोले का आयतन आपके पास कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। ये आपके पास आ गया गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू। अब आप इधर देखिए, यहाँ से ये आपके पास 4/3 पाई आर क्यू। तो रो बराबर क्या हो गया? क्यू अपॉन 3Q 4 पाई आर क्यू। संपूर्ण स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करने के लिए हम ये मान सकते हैं कि गोला सकेंद्रिक अल्प मोटाई के विभिन्न स्फेरिकल शेल से मिलकर बना है। तो ये आपके क्या है? ये स्फेरिकल शेल है आपका, ये आप देखो ये, और जिसकी मोटाई हमने क्या ली है? dr। तो ये इससे मिलकर बना हुआ है, स्फेरिकल शेल से मिलकर बना हुआ है, हमने ये मान लिया। टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर वी कैन इमेजिन द स्फीयर टू बी मेड अप ऑफ concentric spherical shell of very small thickness, से dr। तो रो इसकी डेंसिटी है और 4/3 पाई आर क्यूब इस स्फीयर का क्या है? वॉल्यूम है। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, क्यू स्मॉल क्यू है, जो आर रेडियस का, ये आप देखिए, ये छोटा जो आपका ये जो स्फीयर बना हुआ है, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमने मान लिया स्मॉल क्यू है। तो चार्ज बराबर क्या होता है? स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी? चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज है क्या? रो क्या है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज बराबर क्या होगा? अगर रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो रो इनटू वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब आप देखिए, तो इसमें चार्ज कितना हो गया हमारे पास में? क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके पास इसका चार्ज आ गया। अब चूँकि
Q बराबर रो 4/3 पाई आर क्यूब है। चूंकि गोलीय आवेश वितरण यानी कि जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, उसके एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए इस प्रकार का बिहेव करता है जैसे कि पूरा आवेश उसके केंद्र पर ही सिचुएटेड हो। पूरा आवेश क्या हो? उसके केंद्र पर ही सिचुएटेड हो। जो गोलीय आवेश वितरण बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए, ये जो गोलीय आवेश वितरण है, ये बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि पूरा चार्ज उसके केंद्र पर सिचुएटेड हो। A spherical charge distribution behaves for external point of observation in such a way as if whole of the charge is concentrated at its center। तो गोले के पृष्ठ पर विभव कितना हो गया? phi बराबर KQ/R, क्योंकि Q क्या है? उसमें आवेश, R क्या है? उस गोले की रेडियस हम फिगर में देख चुके हैं। तो KQ/R आ गया। K/R, Q की वैल्यू क्या हुई? रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो फाई बराबर क्या आ गया आपके पास में? 4/3 पाई KQ/R स्क्वायर। और K की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी एम के सिस्टम में वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो जो इक्वेशन ए है आपकी, Q बराबर रो 4/3 पाई आर क्यूब, वो क्या है? किसी त्रिज्या R तथा dr थिकनेस के स्फेरिकल शेल को दिया गया आवेश। तो अब आपने जो छोटा सा स्फेरिकल शेल था स्मॉल रेडियस का और उसकी थिकनेस क्या थी? R थी। तो उस R त्रिज्या और dr थिकनेस के स्फेरिकल शेल को दिया गया आवेश, इक्वेशन ए हम देख ही चुके हैं। तो कितना होगा? dq बराबर रो इंटू चार्ज इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो तो है ही हमारे पास, और चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो हो गया, और इसके पास में इसका एरिया कितना है? 4/4 पाई आर स्क्वायर। तो उसका एरिया हो गया, और डी आर उसकी क्या हो गई? थिकनेस हो गई। तो आपके पास क्या आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये इसका डी क्यू चार्ज हो गया इसके पास में। तो त्रिज्या आर के स्फेरिकल शेल को डी क्यू आवेश देकर हमने क्या किया? चार्ज स्फेयर की त्रिज्या R प्लस डी आर कर दी, R प्लस डी आर करी। तो रेडियस R का जो स्फेरिकल शेल था, उसको हमने डी क्यू आवेश देकर चार्ज स्फेयर की रेडियस R प्लस डी आर करने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। तो डी यू बराबर क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाई इंटू डी क्यू। अब फाई की वैल्यू क्या है आपको पता है? 4/3 पाई के रो आर स्क्वायर। अब चार्ज कितना है? रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अभी हमने निकाला है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गई आपके पास? 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के R⁴ डी आर। तो जो ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, पूरे गोले को समावेशित करने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज द कंप्लीट स्फीयर यूनिफॉर्मली, U बराबर डी यू। लिमिट क्या लोगे? फ्रॉम 0 to Q, क्योंकि आपको पूरा उसको समावेशित Q चार्ज तक करना है। तो 0 से Q लिमिट हो गई 5dq। अब अगर इसको हम रेडियस की फॉर्म में लें तो आपके पास में लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to R, वैल्यू रख दीजिए डी यू की 16/3 पाई आर स्क्वायर रो स्क्वायर के R⁴ डी आर। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के R⁵। तो ये आपके पास में क्या आया? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज द कंप्लीट स्फीयर यूनिफॉर्मली। और ये आपके पास में क्या आ गई?
ये आ गई आपके पास में 16/15 पाई स्क्वायर KR टू द पावर 5 3Q 4 r क्यू, क्योंकि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है 3Q/4 r क्यू। तो ये हमारे पास क्या बन गया, U बराबर 16/15 पाई स्क्वायर KR टू द पावर 5 इंटू 3Q/4 r क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास U की वैल्यू क्या आ गई 3/5 KQ² जूल। तो अब यदि R त्रिज्या के, अब ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब आप इसमें देखिए कि अगर हम इसकी कंडीशंस आप देखो कि अगर हम जो आपका R त्रिज्या का जो कंडक्टिंग स्फीयर है, R त्रिज्या के कंडक्टिंग स्फीयर को Q आवेश से चार्ज करना है और चार्जिंग प्रोसेस में किसी समय गोले में आवेश की मात्रा क्या रखी थी हमने, Q है। मेरा मतलब ये है कि इफ़ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R is to be charged with charge capital Q, and in charging process if in a sphere amount of charge is small q, जो कि हमें पता है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर phi बराबर KQ/R। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द एडिशनल चार्ज dQ फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द स्फीयर। एडिशनल चार्ज dQ को अनंत से स्फीयर की सरफेस में तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो किसके बराबर होगा, D बराबर phi इंटू DQ। तो इस कंडीशन में गोले की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जो वृद्धि है वो बराबर क्या हो गई, du डैश इज इक्वल टू KQ/R dQ, KQ/R dQ। तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस R ऑन चार्जिंग फ्रॉम 0 to Q। अब पोटेंशियल एनर्जी में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में वृद्धि करना चाहते हैं और कहाँ से कहाँ तक चार्ज कर रहे हैं, 0 से Q तक, कैपिटल Q तक। तो U डैश बराबर क्या हो गया, लिमिट में आप विद इन लिमिट आप इंटीग्रेट कर लीजिए, 0 to Q KQ/R dQ, K/R बाहर आ गया, Q²/2 विद इन लिमिट 0 to Q। तो U डैश बराबर आपके पास क्या आ गया, 1/2 KQ²/R। तो R त्रिज्या के कंडक्टिंग स्फीयर को, चालक गोले को Q आवेश से चार्ज करने तथा इसी आवेश के गोले को यूनिफॉर्मली चार्ज करने, एक तो चार्ज करने और एक यूनिफॉर्मली चार्ज करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जाएं हैं वो हमने निकाल ली। तो उनका रेशो क्या हुआ, U डैश अपॉन U। तो यूनिफॉर्मली चार्ज करने के लिए आपके पास कितना हुआ और वैसे चार्ज करने के लिए कितना हुआ। तो रेशियो ऑफ द नेसेसरी एनर्जी टू चार्ज अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R विद चार्ज Q कितना हो गया, 1/2 KQ²/R। एंड टू चार्ज यूनिफॉर्मली द सेम स्फीयर बाय द सेम चार्ज 3/5 KQ²/R हमने निकाला था। तो U डैश अपॉन U कितना आ गया, 5/6। U डैश अपॉन U कितना आ गया हमारे पास, 5/6, ये आपके पास आ गया। तो ये तो हमारे पास दोनों का रेशो हो गया। तो ये हमने निकाल लिया एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यानी कि गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म चार्ज पार्टिकल है। क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है तो इसकी शेप या आकार का निर्धारण करना बहुत कठिन होता है। परंतु यदि इलेक्ट्रॉन को त्रिज्या R का हम
समावेशित गोला मान लें, त्रिज्या r का हम क्या मान लें, समावेशित गोला मान लें, तो उसका जो द्रव्यमान है वो स्टोर्ड विद्युत ऊर्जा के कारण माना जाए तो इलेक्ट्रॉन के आकार का निर्धारण किया जाता है। हम क्या कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन को त्रिज्या r का, हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या का एक समावेशित गोला है और जो उसका मास है वो स्टोर्ड विद्युत ऊर्जा के कारण है, मतलब हम मान लीजिए उसका जो मास है ड्यू टू स्टोर्ड विद्युत ऊर्जा, तो हम इलेक्ट्रॉन की शेप का निर्धारण कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इट्स शेप एंड साइज, बट if electron is considered to be a uniformly charged sphere of radius r and its mass is due to stored electric energy, then its size can be estimated. मास को हम क्या मान लें कि एक तरह से उसमें संचित विद्युत ऊर्जा है और उसको हम क्या मान लें, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जिसकी रेडियस r है और चार्ज -e है, क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए हम निकाल चुके हैं 3/5 kq स्क्वायर बाई r, तो q की जगह e आ जाएगा -e, तो 3/5 ke स्क्वायर अपॉन r। अब यदि हम यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थिर विद्युत ऊर्जा मानी जा सकती है, तो आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से U बराबर mc स्क्वायर, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड c वेलोसिटी ऑफ लाइट, इक्वेट कर दीजिए, mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 ke स्क्वायर, तो r बराबर क्या आ गया, 3/5 ke स्क्वायर अपॉन mc स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन एमकेएस सिस्टम, e चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 1.69 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, या हम कह सकते हैं 1.69 फॉर्मी। तो जो क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी आ गई, 1.69 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये आपके पास क्या है, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है, हमने ले लिया, और जो आपके पास में जो भी वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रॉन के मास की और चार्ज की, वो सब हमने ले ली और उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इसकी रेडियस आ गई जो है 1.69 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डायपोल्स। अब इसको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, तो ये सिर्फ आपका समझने का टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसको समझिए कि ये क्या कह रहा है। तो अपन सबको ये मालूम है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कि ग्राउंड स्टेट में, मूल अवस्था में, जो न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और यह पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट के नेगेटिव चार्ज के सिमेट्रिकल क्लाउड द्वारा घिरा रहता है। यानी कि ग्राउंड स्टेट में जो न्यूट्रल एटम है उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो समान मात्रा के नेगेटिव चार्ज के सिमेट्रिकल क्लाउड द्वारा घिरा रहता है। नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज डेंसिटी डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, चरघातांकी रूप से परिवर्तित होता है, और यदि जो एटम है उनके नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर परमाणु के न्यूक्लियस पर कोइंसाइड होता है,
जो परमाणु के नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर यदि एटम के न्यूक्लियस पर कोइंसाइड होता है, क्योंकि और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है पहले से ही, पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक ही जगह पे हो गए और उनके बीच की दूरी क्या हो गई, 0। और हमको मालूम है डायपोल क्या होता है, P बराबर Q इंटू डी, तो D तो 0 है, तो वहाँ पर डायपोल होगा ही नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सिंगली आयोनाइज एटम में एक ध्रुवीय आघूर्ण होने के बावजूद भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 के बराबर होता है, और इस प्रकार के परमाणु को अपन, जिसमें डायपोल मोमेंट 0 है, नॉन पोलर एटम कहते हैं, अध्रुवी परमाणु कहते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो एटम के न्यूक्लियस पर कोइंसाइड हो जाए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कोइंसाइड हो जाए, एक ही पॉइंट पर हो, तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, यानी कि उसमें द्विध्रुव का निर्माण नहीं होगा। और ऐसे जो एटम हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर एटम कहते हैं, यानी कि द चार्ज डेंसिटी, जो आपकी चार्ज डेंसिटी है, या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एन एटम कोइंसाइड विद इट्स न्यूक्लियस, then dipole is not formed in the atom and its total dipole moment is 0, and such atoms are known as non-polar atom. इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। अब इसी प्रकार मॉलिक्यूल्स में भी कुछ नाभिकीय पॉइंट्स होते हैं जिनमें क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो नाभिकीय बिंदु हैं समान मात्रा के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में घिरे होते हैं, और इन डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज डेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली चेंज होती है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट होता है। कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पर संपाती होता है, तो हमने देख लिया कोइंसाइड करता है, और ऐसे अणु को हम नॉन पोलर कहते हैं। और इन अणुओं में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे आप हाइड्रोजन देखिए, आप यहाँ देखिए, इस फिगर को देखिए, दोनों चार्ज हैं प्लस प्लस, इनमें क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। दोनों के डायपोल क्या हैं, इसका एक डायरेक्शन में और इसका उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। CO2 में देखिए आप, इसमें भी आपके पास में यही चीज़ है, CO2, इन दोनों के अंदर आप देखो, CO2 के अंदर भी आपके पास में क्या है, इसी तरीके से आप देखिए, P1 की डायरेक्शन देखिए, और दोनों O में इसकी डायरेक्शन देखिए C की तरफ, तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज एक और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर दूसरी ओर होता है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, तो ऐसे मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, परमानेंट डायपोल प्रोड्यूस हो जाता है, और इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको अपन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ध्रुवी अणु कहते हैं। अब HCl का मॉलिक्यूल ले लो,
तो इसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि जो H- एटम पर कुछ पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है और Cl पर कुछ नेगेटिव चार्ज अधिक होता है। अगर हम HCl की बात करें तो ये तो HO2 है। HCl में क्या होता है कि H पर पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज अधिक होता है। तो यहाँ पर आप H2O को देख लो, H2O में भी आप देखो H पर पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है और O पर नेगेटिव चार्ज अधिक होता है। इस प्रकार जो कंप्लीट मॉलिक्यूल या एटम है उदासीन होते हुए भी, न्यूट्रल होते हुए भी चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के कारण HCl पोलर या HCl मॉलिक्यूल डाइपोल के समान बिहेव करने लग जाता है। अब इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूल आप देखिए, इसमें भी आप देखो पानी के अणु में क्या होता है, एक बॉन्डिंग आपकी OH बनेगी जो एक दूसरे से 105 डिग्री पर झुके हुए हैं। तो इनमें जो नेट डाइपोल आघूर्ण है वो अणु के सिमेट्रिकल के अनुदिश उत्पन्न हो जाता है, जो सिमेट्रिकल एक्सिस है वहाँ पर आ जाता है। परंतु CO2 के अणु में दोनों CO बॉन्डिंग में बने जो डाइपोल हैं वो एक ही रेखा में हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्शन में होने के कारण नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो तो क्या हो गया, पोलर हो गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो गया, नॉन पोलर होता है। तो आपको समझ में आया ये चीज़ कि आपने इधर क्या देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट है ड्यू टू द डाइपोल फॉर्म्ड बाय OH बॉन्ड इज़ 105 डिग्री। ये कितना है आपके पास, 105 डिग्री इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो कहाँ पर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से यहाँ पर आ गया, अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जो CO2 है इसमें आप देखिए CO2 के अंदर बोथ द डाइपोल्स फॉर्म्ड बाय CO बॉन्ड, दोनों डाइपोल CO बॉन्ड के कारण है, आपके कोलिनियर है। आप देखो ये क्या है, दोनों बॉन्ड आपके कोलिनियर है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, 0। नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, इस तरह से ये भी कोलिनियर है और दोनों के डाइपोल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट डाइपोल क्या आ गया, 0 हो गया। तो जो आपका इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ध्रुवीय है और जो CO2 का मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। तो ये है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल्स। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।